नमस्कार। टेक महिंद्रा के वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के नतीजों और उनकी रणनीति पर इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास ना काफ़ी जानकारी है। एक स्रोत है जो टेक महिंद्रा के हालिया प्रदर्शन, उनकी जो बदलाव की कहानी चल रही है और आगे की योजनाओं का गहराई से विश्लेषण करता है। जी हाँ, पहला स्रोत तो हमें कंपनी की आर्थिक सेहत, उनके अलग अलग बिजनेस सेगमेंट कैसे चल रहे हैं, उनकी एआई योजनाएं और मतलब पूरी रणनीति की दिशा समझने में काफी मदद करेगा। और वो दूसरा स्रोत, हाँ, वो शायद हमें सोचने पर मजबूर करे कि ये जानकारी पेश कैसे की जाती है। है ना। तो आज का मिशन एकदम साफ है। इन स्रोतों के आधार पर टेक महिंद्रा की मौजूदा हालत को समझना, उनकी जो 3 साल की बदलाव यात्रा है उसमें क्या प्रगति हुई है और आगे क्या संभावनाएं हैं। जी, खासकर ये देखना है कि क्या वे सच में बदल रहे हैं और जो एआई पर उनका इतना बड़ा दांव है उसका क्या नतीजा निकल रहा है। सही बात है। चलिए शुरू करते हैं। टेक महिंद्रा के इस बदलाव को लेकर काफी बातें हो रही हैं, खासकर एआई पर उनके फोकस को लेकर। हाँ, तो शुरुआत करते हैं टेक महिंद्रा के एक छोटे से परिचय से। ये महिंद्रा ग्रुप का हिस्सा है। पुणे में स्थित एक बड़ी वैश्विक आईटी और परामर्श कंपनी है। अच्छा। डिजिटल बदलाव, परामर्श और व्यावसायिक पुनर्रचना सेवाएं इनका मुख्य काम है, जैसा कि आप जानती हैं। और आजकल कंपनी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है ना। मुझे याद है सीईओ मोहित जोशी और सीएफओ रोहित आनंद के नेतृत्व में कोई 3 साल का प्लान चल रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। एक 3 साल की योजना है वित्त वर्ष 25 से 27 तक, और ये मूलतः 4 मुख्य स्तंभों पर टिकी हुई है। 4 स्तंभ कौन कौन से? पहला, परिचालन उत्कृष्टता, मतलब कामकाज में सुधार। हाँ। दूसरा, मुख्य बिजनेस एरिया पर दोबारा फोकस करना। तीसरा, एआई पर आधारित नए प्रयोग करना। और चौथा, मार्जिन को बढ़ाकर 15% ईबीआईटी तक ले जाना। 15% ईबीआईटी मार्जिन, ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। हाँ, और उन्होंने खुद को अब डिजिटल इंजीनियरिंग और एआई फर्स्ट कंपनी के तौर पर पेश करना भी शुरू कर दिया है। अच्छा, तो एआई फर्स्ट। इस बदलाव का असर उनके हालिया तिमाही नतीजों पर, यानी वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही पर क्या दिख रहा है? आर्थिक सेहत कैसी है कंपनी की? देखिए, नतीजे काफी दिलचस्प हैं। राजस्व रहा $1586 मिलियन। अगर पिछली तिमाही से तुलना करें, स्थिर मुद्रा में, मतलब करेंसी के उतार चढ़ाव का असर हटा दें, तो 1.6% की बढ़ोतरी हुई है। 1.6%? जी, और ये पिछले 10 तिमाहियों में उनकी सबसे तेज तिमाही बढ़ोतरी है। अरे वाह, 10 तिमाहियों में सबसे तेज। जी, ये तो वाकई ध्यान देने वाली बात है। हाँ, हालांकि अगर साल दर साल देखें तो ये 0.3% कम है। थोड़ी सी कमी है वहां पर। अच्छा, ठीक है। और मुनाफे का क्या? क्या मार्जिन सुधर रहे हैं? क्योंकि वो तो उनके प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये कह सकते हैं कहानी का सबसे मजबूत पहलू है। ये लगातार 8वीं तिमाही है जब उनके ईबीआईटी मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है। लगातार 8वीं? कमाल है। जी हाँ, इस तिमाही में ये 12.1% पर पहुंच गया, जो पिछली तिमाही से 108 आधार अंक, मतलब करीब 1.1% ज्यादा है। और कर पश्चात लाभ यानी पीएटी, वो भी $135 मिलियन रहा। ये पिछले साल के मुकाबले 28.2% ज्यादा है, अगर हम वो जमीन बिक्री से हुए एक मुश्त फायदे को हटा दें तो लगातार 8 तिमाहियों से मार्जिन बढ़ना, ये तो बहुत ही प्रभावशाली है। पर क्या ये सिर्फ लागत में कटौती से हो रहा है या कामकाज में कोई असली सुधार है? और नकदी प्रवाह कैसा रहा उनका? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मार्जिन सुधार में लागत नियंत्रण का हाथ तो है, इसमें कोई शक नहीं। खासकर उनका वो प्रोजेक्ट फोर्टियस चल रहा है। लेकिन अब जो फोकस है वो ग्रॉस मार्जिन, यानी काम से होने वाले सीधे मुनाफे को बढ़ाने पर शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, ये बदलाव है। जी, और नकदी प्रवाह की बात करें तो फ्री कैश फ्लो $237 मिलियन रहा, जो काफी मजबूत माना जाएगा। ये दिखाता है कि कंपनी आर्थिक रूप से अनुशासित है और अपने ग्राहकों से पैसा वसूलने में भी कामयाब रही है। तो आर्थिक सेहत पटरी पर आ रही है, ये तो साफ लग रहा है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि कंपनी के जो अलग अलग कारोबार हैं वो कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या सभी क्षेत्रों में ऐसी ही तेजी है? नहीं, यहाँ तस्वीर थोड़ी कह सकते हैं मिलीजुली है। जैसे कि उनका पारंपरिक रूप से जो मजबूत क्षेत्र है कम्युनिकेशन यानी टेलीकॉम सेक्टर, उसमें साल दर साल 2.2% की गिरावट देखी गई। ओह। हाँ, हालांकि तिमाही दर तिमाही ये स्थिर रहा क्योंकि उनके सबसे बड़े क्लाइंट से ग्रोथ मिली। अब उम्मीद ये है कि यूरोप में जो वेंडर कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब जब ग्राहक अपने आईटी पार्टनर्स की संख्या कम करते हैं, उससे उन्हें साल की दूसरी छमाही में शायद कुछ राहत मिले। उम्मीद पर दुनिया कायम है। और दूसरे सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग और बीएफएसआई, यानी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस,
यहाँ कहानी थोड़ी बेहतर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 5% बढ़ा है, खासकर एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में अच्छी मांग दिखी। अच्छा। और BFSI में भी 6.2% की अच्छी खासी ग्रोथ रही है। JP मॉर्गन पेमेंट्स जैसी जो उनकी पार्टनरशिप्स हैं, उनसे उन्हें नए सौदे जीतने में मदद मिल रही है। और रिटेल, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स का क्या हाल रहा? इस सेक्टर ने तो और भी अच्छा 7.2% की शानदार बढ़त दिखाई है। क्या बात है। जी, खासकर लॉजिस्टिक्स में एक ई-कॉमर्स और ऑटोमेशन की वजह से काफ़ी अच्छे मौके दिख रहे हैं। और अगर भौगोलिक रूप से देखें तो यूरोप 5.5% बढ़ा, लेकिन अमेरिका में 2.7% और बाकी दुनिया में 0.5% की गिरावट रही। तो जैसा मैंने कहा, तस्वीर वाकई काफ़ी मिलीजुली है। समझ गई। मतलब कुछ क्षेत्र आगे खींच रहे हैं तो कुछ थोड़ा पीछे हैं। लेकिन एक और जरूरी बात, क्या वे बड़े सौदे जीत पा रहे हैं? क्योंकि आखिरकार ग्रोथ के लिए तो वो बहुत जरूरी है। हाँ, ये एक सकारात्मक संकेत जरूर है। कुल अनुबंध मूल्य यानी TCV, जो जीते गए सौदों की कुल कीमत होती है, वो $816 मिलियन रही। $816 मिलियन। जी, और ये पिछले 12 महीनों के औसत से 57% ज्यादा है। 57% ज्यादा? ये तो काफी बड़ा उछाल है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात यह है कि उनके जो बड़े ग्राहक हैं, 20 मिलियन से ज्यादा राजस्व वाले, वो सब मिलाकर अब $1 बिलियन से ज्यादा का योगदान दे रहे हैं। और उनकी ग्रोथ कंपनी की औसत ग्रोथ से भी तेज है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये दिखाता है कि बड़े ग्राहक कंपनी पर भरोसा कर रहे हैं। अब थोड़ा उनकी रणनीति और उस बदलाव की यात्रा पर गहराई से बात करते हैं। वो अपने 3 साल के प्लान के बीच में है। AI पर उनका बड़ा दांव कैसा चल रहा है, इस पर काफी चर्चा है आजकल। बिल्कुल। AI उनके लिए सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रह गया है, बल्कि पूरी रणनीति का, कह सकते हैं, केंद्र बिंदु बन गया है। भारत सरकार ने उन्हें भारत AI मिशन में एक प्रमुख भागीदार भी माना है, जिसका लक्ष्य है देश का अपना बड़ा भाषा मॉडल यानी LLM बनाना। अच्छा, ये तो बड़ी जिम्मेदारी है। जी, और उन्होंने NVIDIA के साथ मिलकर अपना टेक महम ओरायन नाम का एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। ये ऐसे स्मार्ट AI सिस्टम होते हैं जो खुद फैसले लेकर काम कर सकते हैं। एजेंटिक AI, ये सुनने में तो बिल्कुल भविष्य की टेक्नोलॉजी लगती है। और गार्टनर की रैंकिंग में भी उन्हें कुछ अच्छी पहचान मिली है, मैंने सुना। हाँ, बिल्कुल। जनरेटिव AI परामर्श के लिए गार्टनर ने उन्हें फ्यूचर पोटेंशियल यानी भविष्य की संभावनाओं के मामले में दुनिया में #1 रैंक दिया है। दुनिया में नंबर 1 जनरेटिव AI में? जी हाँ, गार्टनर की नज़र में ये उनकी AI क्षमताओं और उनकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। जाहिर है, इससे उन्हें ग्राहकों के बीच विश्वसनीयता बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। गार्टनर पर JNAI में #1, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका मतलब क्या है असल में उनके ग्राहकों के लिए? क्या इससे उन्हें वाकई प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी? देखिए, रैंकिंग एक बात है और ज़मीनी हकीकत दूसरी। #1 रैंकिंग निश्चित रूप से दरवाजे खोलती है, ग्राहकों का ध्यान खींचती है। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उनकी क्षमता को पहचान रहे हैं। हाँ, वो तो है। ग्राहकों के लिए इसका मतलब ये है कि टेक महिंद्रा के पास जेनरेटिव AI समाधान लागू करने के लिए विशेषज्ञता और एक विजन है। लेकिन असली बढ़त तो इस पर निर्भर करेगी कि वे इस क्षमता को कितने प्रभावी ढंग से असल प्रोजेक्ट्स में बदलते हैं और ग्राहकों को ठोस नतीजे दे पाते हैं या नहीं। टेक ओरायन जैसे प्लेटफॉर्म इसी दिशा में कदम है, कह सकते हैं। AI के साथ साथ मैंने ये भी पढ़ा कि वे अपनी वैश्विक क्षमता केंद्र यानी GCC सेवाओं पर भी फोकस कर रहे हैं और इसमें महिंद्रा ग्रुप की जो दूसरी कंपनियां हैं उनका फायदा उठा रहे हैं। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये उनकी एक और काफ़ी दिलचस्प रणनीति है। वे क्या कर रहे हैं कि महिंद्रा लाइफ स्पेसेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है, महिंद्रा सस्टेन जो सस्टेनेबल एनर्जी पर काम करती है और महिंद्रा फाइनेंस जो सलाह देती है, इन जैसी ग्रुप कंपनियों के साथ मिलकर ग्राहकों को एंड टू एंड GCC सेटअप समाधान दे रहे हैं। एंड टू एंड मतलब? शुरू से आखिर तक। बिल्कुल। ये तालमेल उन्हें बाजार में एक अलग पहचान दे सकता है, क्योंकि वे सिर्फ IT सेवाएं नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम पेश कर रहे हैं। ये तो वाकई एक अनोखा प्रस्ताव लगता है। और इस सब बदलाव के साथ क्या कंपनी अपनी पहचान और अंदरूनी माहौल को भी बदल रही है? बिल्कुल। इसी महीने अक्टूबर में अपनी 39वीं सालगिरह पर वे एक नई, ज्यादा आधुनिक ब्रांड पहचान लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा। हाँ, मकसद यही है कि नई पीढ़ी के टैलेंट को आकर्षित किया जा सके और कंपनी को भविष्य के लिए तैयार दिखाया जाए। उन्हें हाल ही में मानव संसाधन HR और सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, जो ये दिखाता है कि वे सिर्फ बिजनेस पर ही नहीं, बल्कि लोगों और पर्यावरण पर भी ध्यान दे रहे हैं।
लीडरशिप तैयार करने और कर्मचारियों को एआई सिखाने के लिए भी खास कार्यक्रम चल रहे हैं अंदर। तो एक तरफ ये बड़े रणनीतिक कदम हैं, एआई पर फोकस, इकोसिस्टम का फायदा उठाना, और दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर भी बदलाव लाने की कोशिश। अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। मैनेजमेंट आने वाले समय के लिए क्या कह रहा है? क्या वे अब भी वित्त वर्ष 27 तक 15% ईबीआईटी मार्जिन के लक्ष्य पर कायम है? हाँ, लक्ष्य तो अभी भी वही है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि कामकाज में सुधार और सौदों में तेजी के चलते साल की दूसरी छमाही बेहतर रहेगी। हालांकि तीसरी तिमाही में छुट्टियों यानी फर्लो का हल्का असर दिख सकता है। अच्छा। 15% मार्जिन लक्ष्य पर वे कायम हैं, लेकिन अब यहाँ एक अहम बदलाव है उनके कहने में। उनका कहना है कि आगे जो मार्जिन बढ़ोतरी होगी वो मुख्य रूप से ग्रॉस मार्जिन सुधारों से आएगी। ओह, मतलब जैसे फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट्स में बेहतर उत्पादकता लाना, ग्राहकों से सही कीमत वसूलना, न कि सिर्फ ऑफिस खर्च यानी SG&A में कटौती से। पहले ज्यादातर फायदा SG&A कटौती से आया था। ये दिलचस्प है कि फोकस अब कोर ऑपरेशनल सुधार पर है, न कि सिर्फ खर्च घटाने पर। राजस्व बढ़ोतरी के बारे में उनका क्या अनुमान है? वे अभी भी थोड़े सतर्क हैं, खासकर विवेकाधीन IT खर्च को देखते हुए। मतलब वो खर्च जिसे कंपनियां जरूरत पड़ने पर रोक सकती हैं, उसमें जो कमी आई है। हाँ, वो तो चिंता का विषय है पूरी इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल, लेकिन उन्हें भरोसा है कि वित्त वर्ष 27 में वित्त वर्ष 26 के मुकाबले बेहतर बढ़ोतरी होगी। और अगर विवेकाधीन खर्च में सुधार होता है तो ग्रोथ उनके अनुमान से ज्यादा भी हो सकती है। और उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य अब हर तिमाही करीब $1 बिलियन के नए सौदे जीतना है। $1 बिलियन हर तिमाही? जी, जो मौजूदा 800 मिलियन औसत से काफी ज्यादा है। ये दिखाता है कि वे कितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी महत्वाकांक्षा तो बहुत बड़ी है। अच्छा, विलय और अधिग्रहण M&A की रणनीति में कोई बदलाव? और निवेशकों के लिए डिविडेंड का क्या? डिविडेंड पॉलिसी तो वही है, फ्री कैश फ्लो का 85% से ज्यादा शेयर धारकों को लौटाना। उन्होंने हाल ही में 15 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित भी किया है। ठीक है। M&A की बात करें तो अगले 1.5 साल तक फोकस छोटी रणनीतिक खरीदारी पर रहेगा, जिसे टक इन M&A कहते हैं। वित्त वर्ष 27 के बाद ही वे AI, क्लाउड और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में शायद बड़ी खरीदारी पर विचार करें। समझ गई, ठीक है। ये सब तो अच्छी बातें हुई, लेकिन जाहिर है हर कहानी में कुछ चुनौतियां और जोखिम भी होते हैं। टेक महिंद्रा के मामले में वो क्या है? हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा जोखिम तो बाहरी माहौल का ही है। धीमी पड़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था और कम विवेकाधीन खर्च, ये दोनों ही ग्रोथ पर दबाव डाल सकते हैं। ये तो है। दूसरा, कंपनी कुछ बड़े ग्राहकों पर काफी निर्भर है। हालांकि जैसा हमने पहले बात की, वे इस निर्भरता को कम करने के लिए नए बड़े खाते जोड़ रहे हैं। वित्त वर्ष 26 में अब तक 21 जोड़े हैं। ये अच्छी बात है। और तीसरा जोखिम है निष्पादन का। मतलब क्या है, वे अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर पाएंगे। खासकर वो 15% मार्जिन लक्ष्य तक पहुंचना अब और मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि जो आसान सुधार थे वो शायद हो चुके हैं। सही कहा। अच्छा, विश्लेषकों का क्या कहना है इस सब पर? क्या वे मानते हैं कि ये बदलाव टिकाऊ है और वो 15% मार्जिन का लक्ष्य हासिल हो सकता है? हाँ, आमतौर पर विश्लेषक इन दूसरी तिमाही के नतीजों को सकारात्मक मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये नतीजे कंपनी में जो संरचनात्मक बदलाव हो रहा है उसकी पुष्टि करते हैं। अच्छा। मार्जिन सुधार का रास्ता भी भरोसेमंद लग रहा है। ग्रोथ की तस्वीर भी सुधर रही है, हालांकि बाहरी माहौल वाली चिंता बनी हुई है। ज्यादातर विश्लेषक मानते हैं कि वित्त वर्ष 27 तक 15% EBIT मार्जिन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तो उम्मीद है। हाँ, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वे $1 बिलियन से ज्यादा की तिमाही डेल रेट को लगातार बनाए रख पाते हैं, और क्या वो विवेकाधीन खर्च वापस पटरी पर आता है? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। टेक महिंद्रा का बदलाव सही रास्ते पर जाता दिख रहा है। मार्जिन लगातार सुधर रहे हैं, AI पर एक बड़ा दांव लगाया गया है और आर्थिक अनुशासन भी दिख रहा है। निश्चित रूप से कंपनी सक्रिय रूप से खुद को बदल रही है और कह सकते हैं कि भविष्य के लिए तैयार हो रही है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाला सवाल खड़ा होता है, जो सीधे तौर पर स्रोतों में नहीं कहा गया है, पर उनके विश्लेषण से उभरता है। हाँ, बताइए। सवाल यह है, टेक महिंद्रा AI और इकोसिस्टम तालमेल पर बड़ा दांव लगा रही है, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये आंतरिक परिवर्तन बाहरी मैक्रो इकोनॉमिक अनिश्चितताओं जैसे कि धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था और कम विवेकाधीन खर्च को मात देने और उन्हें लगातार $1 बिलियन से ज्यादा की डील जीतने की दर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगा? ये वास्तव में सोचने वाली बात है। मतलब अंदरूनी मजबूती बनाम बाहरी चुनौतियां, इसी संतुलन पर उनकी आगे की सफलता
काफी हद तक टिकी होगी। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।